हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल इंस्टाग्रेड। आज हम करंट अफेयर्स डेली डोज सीरीज में कवर करेंगे 7 जून 2020 के करंट अफेयर्स के लेटेस्ट टॉपिक्स को। उससे पहले यदि आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि आप लोगों का कोई कमेंट है या कोई सुझाव है हमारे चैनल को लेकर के तो इस वीडियो के अंत में दिए गए कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। तो इसी के साथ हम चलते हैं आज के पहले सवाल की तरफ। तो आज का हमारा पहला सवाल है, हाल ही में गरीबों को फ्री इंटरनेट प्रोवाइड करने वाला भारत का सबसे पहला राज्य कौन है? तो गरीबों को फ्री इंटरनेट प्रोवाइड करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है केरला। केरला भारत का ऐसा राज्य है जिसने रिसेंटली अनाउंस किया है कि वो गरीबों को जो बिलो पॉवर्टी लाइंस हैं केरला में उनको फ्री इंटरनेट सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे, हाई स्पीड इंटरनेट सर्विसेज। तो आइए इसके बारे में कुछ और जानते हैं। केरला ने रिसेंटली डिक्लेयर किया है जो उनका एक एम्बिशियस ब्रॉडबैंड प्रोजेक्ट है जिसका नाम है केरला फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क। केरला फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क, जिसका शॉर्ट फॉर्म के फोन प्रोजेक्ट। तो ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि के फोन का फुल फॉर्म क्या है या केरला का फाइबर ऑप्टिक प्रोजेक्ट का नाम क्या है। तो उसका नाम है केरला फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क प्रोजेक्ट। तो केरला ने रिसेंटली डिक्लेयर किया है कि ये जो प्रोजेक्ट है इसके अंडर वो जितने भी बिलो पॉवर्टी लाइंस हैं जो केरला में रह रहे हैं उनको फ्री हाई स्पीड इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करेंगे। और केरला हमारे भारत का पहला ऐसा स्टेट होगा जो फ्री में इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करेगा, हाई स्पीड ब्रॉडबैंड सर्विस टू पुअर पीपल, जो गरीब लोगों को प्रोवाइड करेंगे। इस प्रोजेक्ट की जो कुल लागत है वो है 1500 करोड़ की और ये दिसंबर 2020 से शुरू होगा। लास्ट ईयर केरला ने ये भी कहा था कि जो इंटरनेट है वो एक फंडामेंटल राइट है टू ऑल सिटीजन्स। लाइक जैसे एजुकेशन है, आपकी हेल्थ है, इंटरनेट इज ऑल्सो लाइक ए फंडामेंटल राइट टू ऑल द सिटीजन्स। एंड केरला वो ऐसा पहला देश था जो पहला राज्य था इंडिया का जिसने डिक्लेयर किया था कि इंटरनेट इज अ फंडामेंटल राइट टू सिटीजन्स ऑफ इंडिया। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि विच स्टेट इन इंडिया हैज डिक्लेयर्ड इंटरनेट एज द फंडामेंटल राइट टू ऑल द सिटीजन्स ऑफ इंडिया। तो इसका सही आंसर है केरला। इसके अलावा जो चीफ मिनिस्टर ऑफ केरला हैं वो है पिनारी विजयन, गवर्नर ऑफ केरला हैं आरिफ मोहम्मद खान और केरला की राजधानी है तिरुवनंतपुरम। हमारा दूसरा सवाल है, हाल ही में भारत की तरफ से डब्ल्यूटीओ के एम्बेसडर कौन नियुक्त हुए हैं? हाल ही में भारत की तरफ से डब्ल्यूटीओ के एम्बेसडर कौन नियुक्त हुए हैं? तो दोस्तों इसका सही आंसर है विजेंदर नवनीत। विजेंदर नवनीत को हाल ही में भारत की तरफ से डब्ल्यूटीओ के एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। अब जो विजेंदर नवनीत हैं वो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के नए एम्बेसडर हैं। तो डब्ल्यूटीओ जो हमने इधर पे डिस्कस किया था किसके एम्बेसडर हैं, वो है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। जो विजेंदर नवनीत हैं वो 1999 बैच आईएएस ऑफिसर हैं तमिलनाडु कैडर से। एंड ही विल बी पोस्टेड एज परमानेंट मिशन ऑफ इंडिया, पीएमआई। क्या पोस्ट? परमानेंट मिशन ऑफ इंडिया टू डब्ल्यूटीओ इन जिनेवा। अभी वो इससे पहले जो अपना टेन्योर है उनका जॉइंट सेक्रेटरी इन प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, वो अपने टेन्योर को खत्म करके और अभी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में एज ए एम्बेसडर ज्वाइन करेंगे। इससे पहले जेएस दीपक जो थे वो परमानेंट मिशन ऑफ इंडिया टू द डब्ल्यूटीओ जिनेवा में अपना 2 साल का एक्सटेंडेड टर्म खत्म कर रहे हैं मई 31 तारीख को। तो मई 31 तारीख को टेन्योर खत्म करने के बाद मतलब 1 जून से जो है विजेंदर नवनीत एज ए एम्बेसडर टू डब्ल्यूटीओ की पोस्ट संभालेंगे। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो ये हैं कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इसका हेडक्वार्टर है जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। इसकी मेंबरशिप, कितने स्टेट्स इसके मेंबर्स हैं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को? तो इसके टोटल जो स्टेट्स हैं वो 164 मेंबर स्टेट हैं। और ये फाउंड कब हुआ था? ये
1 जनवरी 1995 को डब्ल्यूटीओ की स्थापना हुई थी। हमारा आज का अगला सवाल है, हाल ही में भारत सरकार ने नगर वन अर्बन फॉरेस्ट प्रोग्राम लॉन्च किया है। कौन सा? नगर वन अर्बन फॉरेस्ट प्रोग्राम को लॉन्च किया है। उसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो उसका दोस्तों मुख्य उद्देश्य है इंक्रीजिंग द फॉरेस्ट कवर इन अर्बन एरियाज। तो बेसिकली जो अर्बन एरियाज हैं वहाँ पर जो फॉरेस्ट है उस कवर को बढ़ाना है, वहाँ पर प्लांटेशन करके फॉरेस्ट क्या जो टोटल एरिया है अर्बन एरियाज में उसको बढ़ाना है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया है नगर वन अर्बन फॉरेस्ट प्रोग्राम विद एन ऑब्जेक्टिव टू इंक्रीज द फॉरेस्ट कवर इन अर्बन एरियाज। नौ ये जो नगर वन अर्बन फॉरेस्ट प्रोग्राम है इसको 200 कॉरपोरेशंस और सिटीज अक्रॉस इंडिया के साथ में लॉन्च किया गया है। और इसका जो लॉन्च किया है वो यूनियन एनवायरनमेंट मिनिस्टर प्रकाश जावड़ेकर ने किया है। और जब उन्होंने लॉन्च प्रोग्राम के टाइम पे लोगों से आवेदन किया है कि वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करें और अपना अपने जो एरियाज हैं वहाँ पर जो पेड़ों की काउंटिंग है उनको बढ़ाएं। नगर वन प्रोग्राम का जो मेन एम है वो है टू 200 अर्बन फॉरेस्ट इंडिया में डेवलप करना इन नेक्स्ट 5 इयर्स। तो अगले 5 साल में कम से कम 200 अर्बन फॉरेस्ट इंडिया में डेवलप करना है। और ये जो डेवलपमेंट होगा ये बेसिकली जितने भी वहाँ के लोग हैं और वहाँ का जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, म्यूनसिपल बॉडीज है, एनजीओज हैं, कॉर्पोरेट्स एंड लोकल सिटीजन्स जो वहाँ के रहने वाले हैं उन सबको साथ मिलकर के करना है। तो सबको साथ मिलकर के कितना बेसिकली 200 अर्बन फॉरेस्ट अक्रॉस इंडिया डेवलप करने हैं अगले 5 साल में। तो मेन उद्देश्य ये है दोस्तों नगर वन प्रोग्राम को। और ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इम्पोर्टेंट सवाल हो सकता है कि हाल ही में आपसे पूछ सकते हैं कि हाल ही में जो यूनियन एनवायरनमेंट मिनिस्टर है उन्होंने कौन सा प्रोग्राम लॉन्च किया है जिसके अंतर्गत वो अर्बन फॉरेस्ट एरियाज में जो फॉरेस्ट एरिया है उसको बढ़ाएंगे। तो प्रोग्राम का नाम है नगर वन अर्बन फॉरेस्ट प्रोग्राम। तो हमारा अगला सवाल है, समर ट्रीट कैंपेन किस बैंक ने लॉन्च किया है? तो समर ट्रीट कैंपेन जो है दोस्तों वो एच डी एफ सी बैंक ने अभी लॉन्च किया है रिसेंटली। उससे पहले एच डी एफ सी बैंक के जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं उनका नाम है आदित्य पुरी। अब जानते हैं कि ये समर ट्रीट प्रोग्राम बेसिकली है क्या। तो समर समर ट्रीट जो कैंपेन है वो एच डी एफ सी बैंक ने रिसेंटली लॉन्च किया है। और इसको उन्होंने जो जो लॉकडाउन चल रहा है और जो रियायतें थोड़ी बहुत दी गई हैं लॉकडाउन में उन रिस्ट्रिक्शंस को ध्यान में रख करके उन्होंने ये जो कैंपेन है इसको लॉन्च किया है जिसमें उन्होंने जो मर्चेंट हैं, जो दुकानदार हैं, जितने भी सैलरीड और सेल्फ एम्प्लॉयड कस्टमर्स हैं उन सबको ध्यान में लेकर के इस कैंपेन को लॉन्च किया है। अब इस समर ट्रीट कैंपेन के अंतर्गत जो बैंक है वो नो कॉस्ट ईएमआई और नो डाउन पेमेंट फॉर लार्ज अप्लायंसेस जैसे मान लीजिए आपके टीवी, फ्रिज ऐसे अप्लायंसेस हैं तो इनके ऊपर वो जो है आपको नो कॉस्ट ईएमआई और नो डाउन पेमेंट, जो पहले 10 या 15% का जो डाउन पेमेंट होता था बड़े अप्लायंसेस लेने में तो वो डाउन पेमेंट भी अभी एच डी एफ सी बैंक नहीं लेगा। और इसके अलावा वो जो है कि वो सिलेक्टेड ब्रांड्स पे ह्यूज डिस्काउंट और कैशबैक भी देगा विथ 50% एक्स्ट्रा रिवॉर्ड पॉइंट्स ऑन ऑनलाइन स्पेंड यूजिंग क्रेडिट कार्ड। तो यदि आप ये जो सामान है, ये जो लार्ज अप्लायंसेस हैं, इनको अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड से खरीदते हैं, ऑनलाइन परचेज करते हैं किसी भी ऑनलाइन जो शॉपिंग वेबसाइट है लाइक अमेजन, फ्लिपकार्ट, उनसे तो आपको 50% और एक्स्ट्रा रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलेंगे हर परचेज के ऊपर। और हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जो मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ एच डी एफ सी बैंक है उनका नाम है आदित्य पुरी। हमारा अगला आज का सवाल है, रशियन लैंग्वेज डे। तो रशियन लैंग्वेज डे वो किस दिन मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब है दोस्तों, रशियन लैंग्वेज डे जो है वो 6 जून को मनाया जाता है हर साल। अब ये जो मेन रशियन लैंग्वेज डे है, ये जो यूएन है, यूनाइटेड नेशंस वाले, वो हर साल 6 जून को बनाते हैं जिसके अंदर वो जो अवेयरनेस है रिगार्डिंग जो हिस्ट्री, कल्चरल एंड डेवलपमेंट, जो
छः की छः लैंग्वेजेस हैं जो यूएन यूनाइटेड नेशन के अंडर हैं, छः लैंग्वेजेस। तो छः लैंग्वेजेस कौन सी? वो बेसिकली अरेबिक, रशियन, स्पेनिश, चाइनीज, इंग्लिश एंड फ्रेंच। तो ये जो छः लैंग्वेज हैं, इन लैंग्वेजेस की जो हिस्ट्री, जो कल्चर और जो इनका डेवलपमेंट है, उन चीज़ों के बारे में अवेयरनेस बढ़ाने के लिए ये रशियन लैंग्वेज डे बनाया जाता है। अब इसमें जो बेसिकली है वो इन लैंग्वेजेस के बीच में टू मेंटेन इक्वलिटी ऑफ ऑल दिस 6 यूएन लैंग्वेजेस। तो ये इनका मेन मोटिव है, टू मेंटेन द इक्वालिटी बिटवीन ऑल दीज लैंग्वेजेस। तो बेसिकली लैंग्वेज इन द सेंस कि एक तरीके से आप कंट्री भी लगा सकते हैं। अब रशियन लैंग्वेज डे इज सेलिब्रेटेड ऑन बर्थडे ऑफ द ग्रेट रशियन पोएट। जो ग्रेट रशियन पोएट हैं ए एस पुस्किन, उनके जो जन्मदिन है उसके जन्मदिन पर ये रशियन लैंग्वेज डे बनाया जाता है, जो कि 6 जून को है। तो उनका जन्मदिन भी 6 जून को होता है और रशियन लैंग्वेज डे भी उनके बर्थडे के दिन बनाया जाता है, जो कि 6 जून को है। अब सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूनाइटेड नेशन कौन है? उनका नाम है एंटोनियो गुरस। एंटोनियो गुरस। तो दोस्तों हमारा अगला सवाल है, 2022 का वुमेन्स एशियन कप जिसको आयोजित करती है एशियन फुटबॉल कन्फेडरेशन, कौन सा देश आयोजित करेगा? तो वुमेन्स एशियन कप कौन सा देश आयोजित करेगा 2022 में? तो दोस्तों इसका सही आंसर है भारत। अभी रिसेंटली जो भारत है उसको होस्टिंग राइट्स, जो कि ये जो कप है 2022 का वुमेन्स एशियन कप, इसको आयोजित करने की जो राइट्स है भारत को अभी अवार्ड की गई है। किसके द्वारा? ये एशियन फुटबॉल कन्फेडरेशन जो है, जो ये टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज कराता है, उन्होंने इस बार भारत को इसकी होस्टिंग राइट्स अवार्ड की है। और ये सेकेंड टाइम मिला है सिंस 1979 में। तो पहले 1979 में मिला था और उसके बाद अभी दूसरी बार जो है भारत ये वुमेन्स एशियन कप को इंडिया में होस्ट करेगा। और सिंस क्योंकि भारत इसका उसको होस्ट कर रहा है, तो ऑटोमेटिकली जो भारत की टीम है वो इस कप के लिए क्वालिफाई हो जाएगी टूर्नामेंट में। अब जो इसका डिसीजन जो था कि इंडिया इस कप को होस्ट करेगा, वो लिया गया था जो इनका एशियन फुटबॉल कन्फेडरेशन वुमेन्स फुटबॉल कमेटी मीटिंग जो हुई थी रिसेंटली, उसके अंदर ये डिसाइड किया गया था कि 2022 में वुमेन्स एशियन कप को इंडिया होस्ट करेगा। और ये अभी जो टूर्नामेंट है, पहले इसमें 8 टीमें भाग ले रही थी, लेकिन अब उसको बढ़ा करके 12 टीमें कर दिया गया है। इसके अलावा जो ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है दोस्तों फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, ये बनता है कि प्रेसिडेंट ऑफ एशियन फुटबॉल कन्फेडरेशन कौन है? तो उनका नाम है शेख सलमान बिन इब्राहिम अल खलीफा। तो इसको याद रखने के लिए, वैसे भी ऐसे जो नाम हैं वो दोस्तों इतने बड़े बड़े नाम हालांकि होते नहीं है, तो ये काफ़ी, अगर आप थोड़ा सा भी इस पर ध्यान देंगे तो पूरा नाम पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि या तो आपसे पूछा जाएगा प्रेसिडेंट ऑफ एशियन फुटबॉल कन्फेडरेशन कौन है, तो जब नाम आएगा तो आप देख करके, इतना बड़ा नाम है, आप अपने आप ही इसका आंसर टिक कर पाएंगे। या फिर आप से पूछा जाएगा कि शेख सलमान बिन इब्राहिम अल खलीफा वो कौन सी एसोसिएशन के प्रेसिडेंट है? तो वो एशियन फुटबॉल कन्फेडरेशन एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं। तो जब आपसे ये सवाल पूछा जाएगा तो ये नाम देख करके आपको मेन इस नाम पर ध्यान देना है। और इतने बड़े बड़े नाम जो हैं काफ़ी कम होते हैं रटने के लिए, तो काफ़ी आसानी होगी आपको इसको याद रखने में, और हालांकि पूरा नाम याद रखने की भी ज़रूरत नहीं है। अब दूसरा जो इसमें इम्पोर्टेंट है वो है प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन कौन है? तो उनका नाम है प्रफुल्ल पटेल। प्रफुल्ल पटेल जो है वो प्रेसिडेंट है ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन की। हमारा अगला सवाल है, हाल ही में जो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे है उस दिन हैशटैग आई कमिट इनिशिएटिव को लॉन्च किया था। उसको किसने लॉन्च किया था? तो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के दिन हैशटैग आई कमिट इनिशिएटिव को लॉन्च किया गया था, उसे किसने लॉन्च किया था? तो दोस्तों उसका सही आंसर है आर के सिंह। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट सवाल आपका ये बनता है कि जो हैश टैग आई कमिट इनिशिएटिव है उसको किसने लॉन्च किया था। दूसरा ये इम्पोर्टेंट बनता है कि जो हैश टैग आई कमिट इनिशिएटिव है वो किस दिन लॉन्च किया गया था। तो वर्ल्ड
एनवायरनमेंट डे के दिन लॉन्च किया गया था। अब जानते हैं कि इसके बारे में एक्चुअली है क्या। अब जो श्री आर के सिंह जी हैं वो मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स फॉर पावर एंड नॉन रिन्यूएबल एनर्जी के मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स हैं। तो इन्होंने हैशटैग आई कमिट जो प्रोग्राम है इसको इनिशिएटिव को लॉन्च किया है ऑन द वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के दिन। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के दिन इसको लॉन्च किया है। अब ये जो कैंपेन है इसका जो एम है वो है टू क्रिएट अ रोबस्ट एंड रेसिलिएंट एनर्जी सिस्टम। तो बेसिकली जो हमारा एनर्जी सिस्टम है उसको एक रोबस्ट सिस्टम और स्ट्रॉन्ग बनाना है, और जो आगे जो फ्यूचर की तरफ जो हमारा एनर्जी सिस्टम है उसको मूव करना है टू इंक्रीज द एनर्जी एफिशिएंसी, रिन्यूएबल एनर्जी एंड सस्टेनेबिलिटी। इस जो इनिशिएटिव है उसको बेसिकली एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड जो EESL जो सर्विस है वो इसके लिए कंप्लीटली रिस्पॉन्सिबल है इस इनिशिएटिव हैशटैग आई कमिट को इंटीग्रेट करने के लिए। और वो जो है इसको इंटीग्रेट करेगी इंक्लूडिंग गवर्नमेंट्स, जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, कॉर्पोरेट्स हैं, मल्टीलैटरल एंड बायलैटरल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, और जो भी जो रिसेंट स्टार्टअप्स वगैरह हैं जो इसमें एडवाइस कर सकते हैं कि जिसमें जो जो हमारा फ्यूचर ऑफ एनर्जी है उसको हम और किस तरीके से अच्छा बना सकते हैं। तो हेंस इससे क्या होगा, इससे फ़ायदा ये होगा कि जो एनर्जी, न्यू एनर्जी फ्यूचर फॉर इंडिया को बिल्ड करना है। तो इस इनिशिएटिव से जो अगला हमारा जो फ्यूचर आ रहा है तो उसमें एक नए फॉर्म को और सस्टेनेबल और मोर एफिशिएंट फॉर्म ऑफ एनर्जी को बिल्ड करना है। दोस्तों, हमारा अगला सवाल जो है, हाल ही में जो बॉलीवुड की फेमस हस्ती हैं जिनका नाम अनिल सूरी है उनका निधन हो गया है। तो वो बॉलीवुड बॉलीवुड में एज ए क्या थे, तो वो बेसिकली बॉलीवुड में एज ए प्रोड्यूसर थे। तो जो अनिल सूरी हैं वो जाने माने प्रोड्यूसर हैं बॉलीवुड के, और उनका जो रिसेंटली देहांत हुआ है वो हुआ है कोविड-19 की वजह से। तो वो जो है कोविड-19 पॉजिटिव थे। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये हो सकता है कि आपके रिसेंटली जो कौन से बॉलीवुड के प्रोड्यूसर है उनका नाम क्या है जो जिनका देहांत हुआ है कोविड-19 की वजह से। तो उनका नाम है अनिल सूरी। अब ये जो थे, ही वॉज ए रिनाउंड प्रोड्यूसर फॉर बॉलीवुड फिल्म सच एज, जो उन्होंने राजकुमार, रेखा स्टारर, जो कर्म योगी मूवी है, राज तिलक मूवी है, ऐसी मूवीज को इन्होंने प्रोड्यूस किया है। उन्होंने 1991 में एक मूवी भी डायरेक्ट की थी जिसका नाम था बेगुनाह, जिसमें जो राजेश खन्ना और फरहान नाज और जितेंद्रा जो उसमें जिन्होंने किरदार, हीरो और हीरोइन का किरदार उस मूवी में निभाया था। तो एज ए ये फेमस प्रोड्यूसर थे, लेकिन 1991 में उन्होंने एक मूवी को डायरेक्ट भी किया था जिसका नाम था बेगुनाह। हमारा आज का अगला सवाल है, हाल ही में रुपेट हाइन का निधन हो गया है, वो किस क्षेत्र से उनका ताल्लुक था। तो उनका वो जो थे वो एक ब्रिटिश प्रोड्यूसर और सॉन्ग राइटर थे। तो रुपेट हाइन जो थे वो एक ब्रिटिश प्रोड्यूसर और सॉन्ग राइटर थे, उनका हाल ही में निधन हो गया है। अब जो उन्होंने जो वर्क किया था, जो उन्होंने काम किया था, उन्होंने जो आर्टिस्ट हैं, फेमस आर्टिस्ट हैं, टीना टर्नर, हॉवर्ड जोन्स, उनके साथ में इन्होंने काम किया था। उन्होंने अपने जो करियर की शुरुआत एज ए म्यूजिशियन की थी। तो एज ए म्यूजिशियन उन्होंने एक फोक बैंड था रूपर्ट एंड डेविड, उसके साथ में इन्होंने अपने करियर की शुरुआत की थी। और उसके अलावा इन्होंने दूसरे जो बैंड्स हैं जैसे क्वांटम जंप एंड स्पिन, इन जैसे बैंडों में भी उन्होंने अपना काम किया है। दोस्तों, हमारा अगला सवाल है, अभी रिसेंटली एक सेफ ऑनलाइन लर्निंग इन टाइम्स ऑफ कोविड-19 बुकलेट को लॉन्च किया है। उस बुकलेट को किसने लॉन्च किया है? तो उसका सही जवाब है श्री रमेश पोखरियाल जी ने। तो जो इंफॉर्मेशन बुकलेट है जिसका नाम है सेफ ऑनलाइन लर्निंग इन द टाइम्स ऑफ कोविड-19, इसको लॉन्च किया है यूनियन मिनिस्टर फॉर ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट श्री रमेश पोखरियाल निशांक ने। अब जो ये बुकलेट है, इस बुकलेट को जो डेवलप किया है वो डेवलप किया है एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग,
जो NCERT है और यूनेस्को न्यू दिल्ली जो है, उन लोगों ने साथ मिलकर के इस बुकलेट को बनाया है। और इस बुकलेट का जो मेन एम है वो है टू राइज द अवेयरनेस ऑफ स्टूडेंट एंड टीचर्स ऑन स्टेइंग सेफ ऑनलाइन। तो जैसा कि दोस्तों आप लोगों को पता है कि जो कोविड-19 की अभी जो सिचुएशन चल रही है, जिसके अंदर सारे स्कूल्स, कॉलेजेस और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स को बंद कर दिया गया है, और जितने भी स्कूल और कॉलेजेस हैं अभी उनका जो मेन जो फोकस है वो अपने जो एजुकेशन है स्टूडेंट्स की, उस एजुकेशन को कंटिन्यू रखने के लिए अब सभी के सभी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स का यूज़ कर रहे हैं। हमने अपने पिछले वीडियोस में बताया भी था कि जैसे पहले एक जूम जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म था जिसको यूज़ किया जा रहा था, उसको इंडियन गवर्नमेंट ने कहा कि वो सेफ नहीं है और उसको फिर बाद में यूज़ करने से मना कर दिया गया। और इसके अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक योजना भी लॉन्च की है, जिसके अंतर्गत उन्होंने कंपनीज को बुलाया था टू डेवलप अ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, स्टडी प्लेटफॉर्म, खुद का इंडिया का इंडिजीनियस, जो इंडिया में जो इंडियन कंपनीज हैं और स्टार्टअप्स हैं उन लोगों को बुलाया था, जिसमें वो जो तकरीबन जो राशि वो डेवलपमेंट के लिए 1 करोड़ तक की राशि जो कंपनी उसमें जीतेगी उसको प्रोवाइड कर रहे थे। तो इन सबको ध्यान में रखते हुए अभी जो स्टूडेंट्स और टीचर्स जो अभी ऑनलाइन जो एजुकेशन पोर्टल्स या सिस्टम्स चल रहे हैं उसमें वो अपने जो प्राइवेसी है, अपनी जो सेफ्टी है ऑनलाइन, उसको कैसे वो मेंटेन करके रखेंगे, तो इस बुकलेट में उस चीज़ों के बारे में ही बताया है। तो ये जो बुकलेट है ये एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगी जो चिल्ड्रंस है, यंग पीपल है, टू कीप देम सेफ एंड टू टेल देम कि उनको क्या करना है और क्या नहीं करना है जब वो ऑनलाइन होते हैं। और उनके पेरेंट्स और जो उनके टीचर्स हैं उन लोगों को भी इंटरनेट सेफ्टी के बारे में एजुकेट करेगी। इसके अलावा दोस्तों अगर आप लोग हमारे पिछले वीडियोस देखेंगे तो मैंने रिसेंटली एक वीडियो कवर किया था जिसके अंदर हमने कवर की थी कुछ ऐसी वेबसाइट्स जिनको मूवी डाउनलोडिंग बेसिकली वेबसाइट्स है जिनको डाउनलोड करने में प्रॉब्लम होती है, उन वेबसाइट्स को एक्सेस नहीं कर पाते हैं। तो जब उस वीडियो में हमने वेबसाइट्स के बारे में डिस्कस किया था तब हमने ऑनलाइन सेफ्टी के बारे में यूज़ ऑफ VPN और ऐसी काफ़ी जो चीज़ें हैं जिससे आप ऑनलाइन सेफ रह सकते हैं। और ऑनलाइन जब आप इंटरनेट को एक्सेस करेंगे या ऐसी कोई वेबसाइट या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स या एजुकेशन प्लेटफॉर्म्स इनको आप यूज़ करेंगे तो उसमें आपको सेफ्टी आप कैसे बरत सकते हैं और कैसे अपनी प्राइवेसी को आप बचा सकते हैं ताकि कोई उसका मिसयूज़ ना करे ऑनलाइन। तो आप उस वीडियो को भी ज़रूर देखें और उससे आप लोगों को काफ़ी आइडिया मिल जाएगा कि ऑनलाइन सेफ्टी करने के लिए क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है। दोस्तों हमारा अगला सवाल है, हाल ही में DLF जो एक रिनाउंड कंपनी है जिसका फुल फॉर्म है दिल्ली लैंड एंड फाइनेंस लिमिटेड, तो हाल ही में DLF के चेयरमैन पद से कौन रिटायर हुए हैं। तो अभी जो DLF के जो चेयरमैन थे उनका रिटायरमेंट अनाउंस हो गया है, तो वो उनका नाम है कुशल पाल सिंह। तो हाल ही में कुशल पाल सिंह जो DLF दिल्ली लैंड एंड फाइनेंस लिमिटेड के जो चेयरमैन थे उन्होंने अपने पद से रिटायर हो गए हैं वो। तो उन्होंने जो DLF में है उन्होंने लगभग 60 साल कुशल पाल सिंह ने काम किया है और वो एज ए चेयरमैन जो है DLF वो रिटायर हुए हैं। जो राजीव सिंह हैं, राजीव सिंह को एज ए न्यू चेयरमैन अपॉइंट किया है DLF का। और जो कुशल पाल सिंह है जो चेयरमैन की पोजीशन से रिटायर हुए हैं उनको बना दिया गया चेयरमैन इमेरिटस। तो इसमें जो आपके इम्पोर्टेंट सवाल हैं वो ये है कि अभी हाल ही में जो DLF के चेयरमैन किसको नियुक्त किया गया है, तो वो है आपके राजीव सिंह को। और दूसरा कि जो DLF के जो पूर्व चेयरमैन कौन थे या जो अभी रिटायर हो गए, तो उनका नाम है कुशल पाल सिंह। जो कुशल पाल सिंह है उन्होंने DLF कंपनी को 1946 में ज्वाइन किया था और उन्होंने जो चेयरमैन की पद जो DLF की थी वो अक्टूबर 1 1995 में उन्होंने एज ए चेयरमैन की पोस्ट ली थी। उनकी जो लीडरशिप है उसके अंडर जो DLF ने गुड़गांव में बिल्डिंग, अपार्टमेंट, शॉपिंग मॉल्स एंड होटल्स जैसी चीज़ें बनाई हैं। तो उनके नेतृत्व में DLF ने काफ़ी आगे तरक्की की है।
धन्यवाद दोस्तों। आशा करता हूँ कि आप लोगों को हमारा जो वीडियो है वो पसंद आया होगा और इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। आगे भी हम ऐसे ही जो करंट अफेयर्स के लेटेस्ट टॉपिक्स हैं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, उनको इसी तरीके से डिटेल में कवर करते रहेंगे ताकि आप लोगों को उसको याद करने में और जो कंप्लीट टॉपिक है उस टॉपिक को समझने में आसानी होगी। देखिए दोस्तों कि अगर आप यदि सिर्फ जो आपका जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो आपके सवाल जवाब है, और यदि आप जस्ट सवाल को पढ़ के और उसके ऑप्शंस को याद रखेंगे तो एट द एंड ऑफ द एग्जाम आप लोगों को उनको रिकलेक्ट करने में बहुत ही डिफिकल्टी होगी। तो इससे अच्छा ये है कि आपको उस टॉपिक के बारे में ज़्यादा डिटेल में नहीं लेकिन कुछ डिटेल में थोड़ा बहुत जानकारी होनी चाहिए, जाके ऐसा कोई समय आए या ऐसा कोई पॉइंट आए एग्जाम में कि जिसमें आप लोगों को आंसर याद नहीं आ रहा होगा। तो ये जो उस टॉपिक से रिलेटेड जो थोड़ी बहुत नॉलेज आप लोग इस वीडियोस के थ्रू जो गेन कर रहे हैं, उसके थ्रू आप जो है वो आंसर को दिए गए ऑप्शंस में आपको उस आंसर को चुनने में काफ़ी आसानी हो जाएगी। और हालांकि हम कोशिश कर रहे हैं कि हम अपने वीडियो में किसी भी टॉपिक को ज़्यादा डिटेल में न समझाएं, क्योंकि हमारा जो मेन एम है वो यही है कि आपको हम उस टॉपिक के बारे में बहुत ही क्रस्प और इम्पोर्टेंट जानकारी दें जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हो, और उस टॉपिक के बारे में उस जानकारी को या उस क्वेश्चन को घुमा फिरा करके वो पूछा जा सकता है। तो इसलिए कुछ चीज़ें हर टॉपिक में ज़रूरी है कवर करने के लिए, और एग्जाम में आप लोगों से उस टॉपिक से कैसी भी सवाल को घुमा फिरा करके पूछा जा सकता है। तो यदि आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे आप शेयर करें, और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने सजेशंस और सुझाव को कमेंट करके हम तक पहुंचाइए, और हम आपके सुझाव को पक्का अपने आने वाले अगले वीडियोस में अमल करेंगे। धन्यवाद।